हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता ख्वाजा पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन देयर। आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें, सही। चूँकि कल हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोडक्शन की थी किस चीज़ की, कूलम्स लॉ की। ठीक है, आज हम उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, हमने कहा था कि कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। नाउ व्हाट आर पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस हम किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन देम इज ग्रेटर देन देयर सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जब हमारे पास ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन देयर रेडियई, तो इस तरह के चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ व्हाट? कूलम्स लॉ। अब ये जो दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं हमारे पास। अब इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो बड़ा होना चाहिए किस चीज से? इसका जो रेडियस है इससे। सपोज इसका रेडियस है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर होना चाहिए। दिस इज 1 माइक्रोमीटर आल्सो, ये भी 1 माइक्रोमीटर। ये रेडियस जो है, रेडियस क्या है? सेंटर और सरकमफेरेंस तक का जो फासला होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये हमारे पास ज्यादा होना, कम होना चाहिए किस चीज से? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इस तरह के चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो एक बात हमने ये लाजमी जहन में रखनी है। दूसरी नंबर पर हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं, टू टाइप ऑफ लॉज, दो तरह के लॉज होते हैं हमारे पास। कुछ लॉज होते हैं एम्पेरिकल्स लॉ, एम्पेरिकल्स लॉज। नाउ व्हाट आर एम्पेरिकल लॉज? एम्पेरिकल्स लॉज हम जैसे किसे कहते हैं? एम्पेरिकल्स लॉ का ये मतलब है कि वो टोटली जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म वो बाद में आया है। पहला उसके एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस आए हैं, पहले उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले हमारे पास आया है एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आए। ठीक है, तो इस तरह के लॉस को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल लॉस। जैसे सपोज 1 ओवर लेमडा डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, या 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। दिस इज, अब ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास ये चीज आई थी। पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसके बाद ये रिलेशन आया था। तो इस तरह के लॉस को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल लॉस कहते हैं। दूसरे लॉस होते हैं हमारे पास थ्योरेटिकल लॉस। नाउ व्हाट आर थ्योरेटिकल लॉस? अब थ्योरेटिकल लॉस कौन से होते हैं? थ्योरेटिकल लॉस में ये होता है कि पहले हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आता है, मैथमेटिकल फॉर्म आता है, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आती है। जैसे सपोज हमारे पास डी ब्राय वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी, या एच डिवाइड बाय पी। दिस इज डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है मैटर का, किसी भी मैटर की वेवलेंथ हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इस तरह डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म, पहले डी ब्रॉय ने ये मैथमेटिकल फॉर्म प्रपोज किया था फॉर द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर। इसके बाद आफ्टर इट एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया किसने? डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर ने इसको क्या किया? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया।
और इसी चीज इस फार्मूले के बेस पर ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है। तो फर्स्ट हमारे पास हमारे हाथ क्या आया, द ब्रॉगली वेवलेंथ मैथमेटिकल फॉर्म, और उसके बाद वो चीज एक्सपेरिमेंटली क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो इस तरह के लॉस को हम कहते हैं थ्योरेटिकल लॉस। जो कूलम्स लॉ है वो हमारे पास एम्पेरिकल लॉ की कैटेगरीज में, एम्पेरिकल लॉस के कैटेगरीज में फॉल करती है, क्योंकि पहले उसने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ली थ्रू टॉर्जियन बैलेंस उसने यूज की थी, और टॉर्जियन बैलेंस की मदद से उसने रिलेशन फाइंड किया था किस चीज के बीच में, फोर्स के और चार्जेस के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के बीच में। उसके बाद उसने उसको मैथमेटिकल फॉर्म दिया। तो इसलिए जो कूलम्स लॉ है हमारे पास वो किस टाइप की लॉ है, एम्पेरिकल लॉ है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और उसने देखा कि हमारे पास जो पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस विद इन द टॉर्जियन बैलेंस, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है। इसमें से किसी की भी मैग्नीट्यूड को जब हम बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, असल में फोर्स इंक्रीज हो जाता है बिटवीन द चार्जेस। फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है किस चीज के बीच में, किस चीज की वजह से, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इंक्रीज करने से। तो एक बात हमारे जहन में आ गई कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ। लेकिन अब क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ाने से हमारे पास क्या बढ़ जाती है, फोर्स बढ़ जाती है, कूलम्बिक फोर्स बढ़ जाती है। लेकिन अब क्या चार्जेस के सम को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या चार्जेस के प्रोडक्ट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या चार्जेस के कोशंट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या चार्जेस के डिफरेंस को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किस तरह का रिलेशन, कौन सा रिलेशन ठीक है हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन तो है किसके बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के बीच में और कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। लेकिन कौन सा रिलेशन इनमें से करेक्ट? तो 2 फर्दर पॉइंट्स हमारे पास ये चीज एक्सप्लेन कर जाएगी। एक ये कि जब उसने देखा कि हम जब फोर्स को, मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, 2 टाइम्स हमने किस चीज को बढ़ाया, मैग्नीट्यूड को, तो हमारे पास फोर्स में इंक्रीज आ गई 4 टाइम। फोर्स हमारे पास क्या हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। 4 टाइम क्या हो गई, फोर्स इंक्रीज हो गई। जब हम किस चीज को बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो 4 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्स बढ़ जाती है। तो अब या तो ये वाला रिलेशन ठीक है, 2 + 2 4, या ये वाला रिलेशन ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसने ये भी देखा साथ कि जब हम किसी एक पॉइंट को 0 रख देते हैं, सपोज Q1 हमारे पास 0 हो और Q2 स्टिल हमारे पास मौजूद है, नॉट 0, फोर्स क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फोर्स कब 0 हो जाती है, जब हमारे पास क्या, जब हम किसी भी एक चार्ज को 0 कर देते हैं, पॉइंट चार्ज की, किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स जो है ये 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है, अब ये पॉइंट जहन में रखे, ये रखे जहन में, ये रखे जहन में, तो देखे अगर हम यहाँ पे किसी एक चार्ज को 0 रखे तो स्टिल देयर हमारे पास कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि सम में किसी एक चीज को आप 0 पुट कर दे तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाती है, स्टिल एग्जिस्ट कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला रिलेशन करेक्ट, प्रोडक्ट में किसी एक चीज को आप 0 कर दो तो ऑटोमेटिकली आपके पास फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला रिलेशन करेक्ट था, न कि ये, न ये और न ये। तो ये था हमारे पास फर्दर पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। अच्छा, अब एक और चीज, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अच्छा ये Q2 जो है Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, सपोज इसको रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये जो पहला वाला हिस्सा है ये शो कर रहा है ऑन, और ये जो दूसरा डिजिट है ये शो कर रहा है किसकी वजह से, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में। और सिमिलरली ये जो फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1 वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सॉरी ये वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
अब यहां से यहां तक जो यूनिट वेक्टर है वो R1 है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये R2 है। R1 और R2 यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस शो कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फाइंड करते हैं। वो बराबर हो जाएंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2, और ये यूनिट वेक्टर का केप इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो है वो बराबर होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाइड बाय उसकी यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर बराबर हो जाता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, ये वेक्टर जो है डिवाइड बाय, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जरा आर स्क्वायर, सपोज ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है R1 माइनस R2 की मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह भी ये पुट कर दे। तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दी R1 माइनस R2, और ये स्क्वायर साथ आ जाएगा इनटू R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर, और डिवाइड बाय R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये फॉर्म भी समटाइम कुछ बुक्स में लिखा हुआ है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2 का, दिस इज वेक्टर, सॉरी दिस इज वेक्टर नॉट यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह भी कुछ बुक्स में कूलम्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा हुआ है। कुछ बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, R12 यहाँ पे आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। दिस इज सपोज सैंपल रेडियस, सॉरी नॉट ऑन 1 2, इस तरह भी लिखा हुआ है। और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर R12, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वेरियस फॉर्म थे किस चीज के, कूलम्स लॉ के वेरियस मैथमेटिकल फॉर्म्स थे। ठीक है, इस तरह भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा हुआ है। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास कूलम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कौन सी लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये मतलब है कि ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये मतलब है कि इसमें जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, इसका इनवर्स रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स और स्क्वायर लॉ, तो सम टाइम इसका ग्राफ इस तरह बनता है, ये हमारे पास फोर्स है और ये आर है। तो फोर्स जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है किसके साथ, आर के साथ। तो ये ग्राफ है इसका, फोर्स और आर के बीच में जो रिलेशन है उसका ग्राफ कुछ यूं बन रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो के है हमारे पास, इसके अलावा ये भी आप लोग याद रखें, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। व्हाट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट हम उस कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू हर जगह पे एक जैसी होती है। जैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट था 6.67 - 7 × 10⁻⁻11 है, या जो भी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू हर जगह यही होगी। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जबकि इसकी वैल्यू मीडियम की परमिटिविटी वगैरह के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि के बराबर है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर है या फ्री स्पेस, किसी दूसरी चीज की परमिटिविटी इधर पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग जहन में रखें कि के हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, मीडियम टू मीडियम ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करनी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास
अब मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलर है? मास जो है, मास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। मास वेरी करता है किसके साथ? स्पीड के साथ मास चेंज हो जाती है। स्पीड के साथ मास क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जबकि चार्ज का ये सीन नहीं है, चार्ज इज कांस्टेंट एवरीवेयर। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह है कि मास हमारे पास हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जबकि चार्ज जो है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जहन में रखें। कुछ चीजें जो हैं बेसिक हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। अच्छा, इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कूलम्स लॉ, ये वेरिएबल कूलम्स लॉ ओबेज या ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये क्या करता है? ओबे करता है। किस तरह भला? देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू बराबर होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सो रिएक्शन और रिएक्शन आपस में क्या हो? बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? सिर्फ अपोजिट होगी। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इसी तरह फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये जो फोर्स है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये इस फोर्स के बराबर है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। लेकिन सिर्फ क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का मसला है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अगर ये +12 न्यूटन फोर्स है तो ये -12 न्यूटन फोर्स होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है ये ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह, मोशन को। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? परमिटिविटी की तरफ। कि नाउ व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी हमारे पास क्या चीज है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब यूनिट्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस के मुख्तलिफ यूनिट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ चार्ज, एक यूनिट इसका है हमारे पास कूलम। ठीक है, और ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और ये कहां से आया है भला? ये आया है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से हमारे पास ये वाला यूनिट आया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट है इसका, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जिसको हम यूज करते हैं, और वो है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T, एम्पेयर आवर। एम्पेयर आवर ये प्रैक्टिकल यूनिट है किस चीज का? चार्ज। ठीक है, ये वाला यूनिट भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ यूनिट्स हम यूज करते हैं किस चीज के? चार्ज के। इसके अलावा तीसरे नंबर पर CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में, हम एक यूनिट यूज करते हैं ESU। तो 1 कूलम हमारे पास बराबर होता है 3 इंटू 10⁻⁻9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये यूनिट भी जो है हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। चौथा हमारे पास जो यूनिट है वो है एलिमेंट्री यूनिट। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल या एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है 1.602 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। तो ये यूनिट भी यूज करते हैं, कूलम भी यूज करते हैं, ई भी यूज करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो चार्ज, इसके बारे में हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा हम एम्पेयर और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। CGS में जो है हम ये यूनिट यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक यूनिट और है, कूलम है हमारे पास, CGS है। इसके अलावा हमारे पास CGS कूलम एलिमेंट्री यूनिट यूज करते हैं। एलिमेंट्री ये हो गया। प्रैक्टिकल और सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में ये फेराडे। ठीक है, फेराडे, सॉरी फेराड तो कैपेसिटेंस का यूनिट है। फेराडे भी हम यूज करते हैं किस चीज का यूनिट? चार्ज का। और 1 फेराडे बराबर है हमारे पास 96,500 कूलम। कल इसको हम डिराइव कर चुके।
ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके उसको हम क्या कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं, 1 फेराडे कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हम यूज करते हैं किसके लिए, चार्ज के लिए। अच्छा, तो अब हम जो है क्या नाम है उसका, कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये था कि हमारे पास चार चीजें कंजर्व होती है हमेशा, मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज और मास। प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद ये कांस्टेंट रहती है, इसकी तादाद, मैग्नीट्यूड, जो कुछ भी हो वो कांस्टेंट रहती है। प्रोसेस से पहले मास 2 kg है तो प्रोसेस के बाद भी लाजमी हमारे पास मास क्या होगी, 2 kg होगी। सिमिलरली और ये प्रॉपर्टी इब्लियाला आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम अलग थलग, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग, जिसके ऊपर ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स हो, ना यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो, कुछ भी नहीं हो, बाहर की दुनिया से कटा हुआ। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास ना हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर। तो ये जो चार्ज बॉडी के पास आता है बाहर से आता है, बाहर से। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहे। अगर आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर प्रोसेस से पहले चार्ज +2 कूलम है तो प्रोसेस के बाद भी +2 कूलम हो। ठीक है, अगर आइसोलेटेड नहीं है तो इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस माइट भी। प्रोसेस से पहले चार्ज 2 कूलम था और प्रोसेस के बाद इंटरफेरेंस की वजह से चार्ज इसमें कितना हो गया, +4 कूलम हो गया। तो इसलिए कंजर्वेशन का टर्म जहां भी आता है इसके साथ लाजमी आइसोलेशन या आइसोलेटेड सिस्टम का टर्म आता है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता, वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ होता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसमें अलाउड नहीं होती। तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें चार्ज की तादाद हमेशा कांस्टेंट रहती, प्रोसेस से पहले, बिफोर और प्रोसेस के बाद। इसमें चार्ज की जो तादाद है वो कांस्टेंट रहती है। ना हम इसको सिर्फ ट्रांसफर, मतलब चार्ज जो है इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को क्रिएट करना और तबाह करना इंसान का काम नहीं है। इंसान सिर्फ इसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है ये 3 तरीकों से हमारे पास पॉसिबल है। नंबर फर्स्ट हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 है चार्जिंग बाय इंडक्शन और नंबर 3 है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन 3 तरीकों से हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ठीक है, अब फ्रिक्शन की मदद से हम किस तरह चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रिक्शन की मदद से हम चार्ज इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं कि सपोज हमने 2 बॉडी रब की है, रब। जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं ना, टुगेदर, रब टुगेदर, तो एक बॉडी से चार्ज उठ के शायद दूसरी बॉडी की तरफ चला जाए या दूसरी की बॉडी से चार्ज कहां पे आ जाए, पहले बॉडी की तरफ। सपोज ये बॉडी है हमारे पास -1, ये चार्ज को क्या करेगा, लूज करेगा, लूज। और दूसरी बॉडी जो है ये इसको क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ये -1 चार्ज है इसके ऊपर ना, इसने इस चार्ज को क्या कर दिया, लूज कर दिया, लूज। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया A0। ठीक है, और दूसरी बॉडी ने क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो उसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमारे पास एक बॉडी ने चार्ज को लूज किया और दूसरी बॉडी ने चार्ज को क्या किया, गेन किया। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज या नेट नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। इसने के लॉस किया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया, इसने गेन किया तो इसके ऊपर हमारे पास -1 चार्ज आया। तो जो नेट चार्ज है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो फ्रिक्शन में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम ये होता है, सपोज हम कॉम्ब को, कंघी को अपने बालों के साथ रगड़ देते हैं, तो जब बालों को कंघी के साथ रगड़ देते हैं या कंघी को बालों के साथ रगड़ देते हैं, वो क्या करता है, चार्ज को गेन कर लेता है। ठीक है, एक गेन करता है, दूसरा क्या करता है, लूज कर देता है। तो दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें फिजिकल टच होता है। क्या होता है, फिजिकल टच। इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं तो माइट भी ये चार्जेस बाय फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाएंगे। दूसरा मेथड चार्जिंग का है इंडक्शन। इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे हमारे पास सपोज
दिस इज अ नेगेटिव साइड, और यहाँ पे एक और चीज है वो पॉजिटिव साइड है। ये क्यों भला? इन दोनों को जब हम करीब ले आते हैं ना, सपोज यहाँ पे रेंडमली ये चार्जेस ओरिएंटेड थे, ठीक है, यहाँ पे रेंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है, बिफोर आफ्टर जब हम इसको एक दूसरे के करीब ले आए ना, करीब करीब लाएंगे, तो ये वाला जो है इसके इस साइड पे नेगेटिव आ जाएंगे, और इसके इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, करीब ले आएंगे। तो इसमें फिजिकल टच नहीं है जैसे फ्रिक्शन में थी या था, यहाँ पे फिजिकल टच नहीं है, लेकिन इंडक्शन की वजह से एक दूसरे के ऊपर चार्ज क्या हो गए, इसके अपीयर हो गए। तो इस तरीके का आप चार्जिंग को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तीसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम इस तरह करते हैं कि कोई सोर्स कनेक्ट करते हैं, सोर्स, तो सोर्स कनेक्ट करने से एक बॉडी से चार्ज चली जाती है किसकी तरफ, दूसरी की तरफ, ठीक है। ये बॉडी है, सपोज यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया विद अ बैटरी, ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट के मुताबिक सपोज यहाँ पे चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे, तो ये जो चार्ज हुआ है ना, दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, कंडक्शन हो जाती है बैटरी के साथ, सोर्स के साथ। हम किसी भी बॉडी को जब कनेक्ट करते हैं और वो चार्ज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये तीन तरीके थे हमारे पास। अच्छा, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमने कहा कि चार्ज ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम चार्ज क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ये क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ट्रांसफरेशन, इंडक्शन, कंडक्शन, इन तीन मेथड की मदद से। अच्छा, अब जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एटॉमिक लेवल पे भी वैलिड है, एटॉमिक लेवल पे भी हमारे पास वैलिड है, ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी ये क्या है, हमारे पास वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल पर भी ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी वैलिड है, और सब एटॉमिक लेवल पर भी ये क्या है, हमारे पास वैलिड है। सब एटॉमिक लेवल पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, वैलिड है, ठीक है। मतलब अगर केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है ना, तो अब सपोज हम पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन, तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है भला, पेयर प्रोडक्शन में इस तरह होता है कि एक प्रोटॉन हम ले लेते हैं, गामा प्रोटॉन, उसको हम न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार कर देते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, कल हमने पढ़ा था, ये जीरो, चार्जलेस है, चार्जलेस, न्यूट्रल नहीं है, चार्जलेस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जो है वो क्या हो गया, वजूद में आ गए। न्यूक्लियस से टकराने के बाद पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट हो गए। तो देखिए यहाँ पे नेट चार्ज कितना था, जीरो, तो यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो हो जाती है, जीरो होनी चाहिए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से हमारे पास इस तरह हो रहा है। दूसरे नंबर पर पेयर एनाइलेशन। पेयर एनाइलेशन में क्या होता है भला, पेयर एनाइलेशन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को आपस में मिला देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, तो इनकी वजह से हमारे पास दो प्रोटॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। किस तरह, इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज कितना है हमारे पास, जीरो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जीरो। तो यहाँ पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पेयर एनाइलेशन में भी हमारे पास कौन सी रूल्स वैलिड है, ओबे हो रहे हैं। और यहाँ पे दो प्रोटॉन्स क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। यहाँ पे एक प्रोटॉन था लेकिन यहाँ पे ये दो प्रोटॉन्स क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है, दो प्रोटॉन्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कंजर्वेशन ऑफ उसके हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज थे, ठीक है।